हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का यूनिट थर्ड में जो सिलेबस दिया गया है उसको मैंने ऊपर ही लिख दिया है, आप देख सकते हैं। टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम्स, कॉमर्शियल वेस्ट, ट्रांसफर स्टेशंस, कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, ट्रांसफर स्टेशंस, लीटर एंड स्ट्रीट क्लीनलीनेस, डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम। यहाँ पर हमने इस पीडीएफ में आपको यहाँ तक कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल तक कंप्लीट कर दिया गया है। ये दो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लीटर एंड स्ट्रीट क्लीनलीनेस, डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम। इन दो को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट, ये जो हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट से। यहाँ पर है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उसके अकॉर्डिंग वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स इज मैंडेटरी। तो जो वेस्ट का सोर्स है, जहां पर वेस्ट अवेलेबल है, वहीं पर वेस्ट का सेग्रीगेशन कर देना चाहिए, उसे बांट देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। हाउस होल्ड्स आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट वेस्ट इनटू 3 स्ट्रीम्स। और जो हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वे वेस्ट को 3 स्ट्रीम्स में सेपरेट करें। वो कौन कौन से है 3 स्ट्रीम? पहला है ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा है ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, मेटल एंड वुड, इन सबको ड्राई वेस्ट बोलते हैं। और थर्ड है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जैसे कि डायपर, नैपकिन, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह। पहले हम लोग हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि चलिए शुरू करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम। स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण अनिवार्य है। परिवार को कचरे को 3 धाराओं में अलग करना आवश्यक है। कचरे को 3 मैंने बताया भी था। पहला है जैविक या जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, दूसरा है सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु और लकड़ी, और तीसरा है घरेलू खतरनाक कचरा जैसे डायपर, नैपकिन, मच्छर भगाने वाले, सफाई करने वाले एजेंट। अपशिष्ट डंपिंग और खुले में जलाना भारत में अपशिष्ट निपटान के प्रमुख तरीके हैं। अधिकांश शहर और कस्बे अपने कचरे को शहर के बाहर निचले इलाकों में जमा करके उसका निपटान करते हैं। अपशिष्ट डंपिंग यानी कि वेस्ट का जो डंपिंग किया जाता है, और आप देखते होइएगा कि जहां पर कचरे का अंबार होता है वहां पर क्या किया जाता है, कचरे को जलाया जाता है, वहां पर इंसिनरेशन किया जाता है, भस्मीकरण भी किया जाता है, या फिर कचरे में आग लगा दिया पूरा, या फिर जो खाई है, गड्ढा है, वहां पर जाकर कचरे को डंप करता है। कभी देखा गया है कि समुद्र के किनारे भी जाकर कचरे को डंप किया जाता है, जो कि गलत है। तो हमने पढ़ा भी है कचरे के डिस्पोजल के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, लैंडफिलिंग है, इंसिनरेशन है, पल्वराइजेशन है, ईटीसी, तो उसके थ्रू किया जाता है। लेकिन जो भारत में देखा गया है, नॉर्मली क्या कहते हैं, कचरे को डंप कर देते हैं, कहीं एक जगह से उठाया और दूसरे जगह पे ले जाकर फेंक दिया। और दूसरा है कि अगर कहीं पे कचरे का अंबार है तो उसमें आग लगा देते हैं खुले में एकदम, चाहे उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कुछ भी हो, इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। आप कभी कभी देखते हैं सड़क किनारे जा रहे हैं, कचरे का अंबार लगा हुआ है, आग लगा दिया, धुआं धुआं हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, ये सब तरीके हैं। फिर है अगला है नगर निगम। अपशिष्ट संग्रह भारत में नगर निगमों की जिम्मेदारी है। जितना भी म्यूनसिपैलिटीज है उसका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जितना भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करे, उसको जमा करे, और आमतौर पर बायोडिग्रेडेबल और निष्क्रिय कचरे के डिब्बे उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये जो म्यूनसिपैलिटीज हैं ये क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि सड़ता गलता है और जो निष्क्रिय कचरा है उसके लिए डिब्बे उपलब्ध कराते हैं, डस्टबिन उपलब्ध कराते हैं, जहाँ पे लोग अपने कचरे को रखते हैं, जमा करते हैं। अब रोजमर्रा की जो जीवन में उत्पन्न होने वाले कचरे हैं उसके लिए क्या किया जाता है, म्यूनसिपैलिटीज के द्वारा एक इलाके में जाकर डस्टबिन रख दिया बड़ा सा। अब आप क्या कीजिए, वहां पर जाकर जितने भी घर के कचरे हैं उसको उसमें जाकर डंप कीजिए। ग्रीन, ब्लू इस टाइप के डस्टबिन रख देते हैं, और कचरे के प्रकार के अकॉर्डिंग आप डस्टबिन को चूज करते हैं, उसमें कचरे को डंप करते रहते हैं। फिर क्या होता है, म्यूनसिपैलिटीज की गाड़ी आती है और उन कचरों को एक जगह इकट्ठा रहता ही है,
हमारी डोर टू डोर जाने का जरूरत नहीं है, सब 10 परिवार है वहां पर एक डस्टबिन रख दिया गया। अब कचरा का जो गाड़ी आएगा, जो म्यूनसिपैलिटीज की गाड़ी आएगी, उसके लिए एक आसान ये हो जाएगा कि उसे डोर टू डोर घर नहीं जाना पड़ेगा, समय का बचत होगा। वहीं से डस्ट को उठाएगा और कचरे को उठाएगा और फिर क्या करेगा, उसको ले जाएगा डिस्पोजल के लिए। तो ये म्यूनसिपैलिटीज की जिम्मेवारी है। प्रत्यक्ष निर्वहन प्रकार के स्टेशन में कई संग्रह ट्रक सीधे परिवहन वाहन में खाली हो जाते हैं। स्टोरेज डिस्चार्ज प्रकार के स्टेशन में कचरे को पहले स्टोरेज पिट में या प्लेटफॉर्म पर खाली कर दिया जाता है और फिर मशीनरी का उपयोग ठोस कचरे को परिवहन वाहन में फेंकने या धक्का देने के लिए किया जाता है। देखिए, अब क्या होता है कि जो कचरे का कलेक्शन होता है, अब ट्रक गई, गाड़ी गई, वहां पर बहुत सारा कचरा ये होता है कि उसको कलेक्ट करने के बाद ट्रक पर लोड किया गया, फिर उसको ले जाया गया म्यूनसिपैलिटीज के पास, वहां पे मैन्युअली जो भी है मशीन से कचरे को अलग अलग पार्ट में उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग से छाटा जाता है। फिर वहां पर से वो, अब माने कि कलेक्ट तो किया, उसमें वेस्ट उसके उसके पास आ गया, कुछ बायोडिग्रेडेबल आ गया, कुछ हजार्डस आ गया, कुछ ऐसे वेस्टेज आ गया जो कि लैंडफिल से उसका डिस्पोजल किया जाना है। तो इन सब चीजों को वो क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं और फिर वहां से लोड करते हैं और जो डिस्पोजल साइट्स है वहां पर कचरे को ले जाकर खाली करते हैं और वहां पर उसका निपटान किया जाता है। शहरी भारत सालाना लगभग 42 मिलियन टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट यानी 1.15 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन टीपीडी का उत्पादन करता है, जिसमें से 83,378 टीपीडी 423 श्रेणी 1 शहरों में उत्पन्न होता है। अब ये कहा गया है कि जितना भी अर्बन इंडिया है हमारा, अर्बन इंडिया में ईयरली एनुअली जो है लगभग 42 मिलियन टन जो है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट वेस्ट जो है, जिसको अगर मीट्रिक टन में लिखा जाए 1.15 1.15 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन का उत्पादन करता है ये हमारा अर्बन इंडिया। इसमें कि 83,378 टीपीडी 423 श्रेणी 1 के शहरों में उत्पन्न होता है। श्रेणी 1 के शहर कैटेगराइज किया गया है ना शहरों को, तो उन शहरों में श्रेणी 1 में मेट्रोपॉलिटन शहर वगैरह आते हैं, तो उसमें ऐसे भी श्रेणी 1 के शहर है 423 ऐसे शहर हैं जो जिम्मेदार हैं इतना कचरा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास में प्राथमिक संग्रह प्रणाली। डोर टू डोर संग्रह सामुदायिक डिब्बे या किसी अन्य विधि से संग्रहकर्ताओं की आवश्यकताएं, संग्रह की आवृत्ति, उचित अंतराल विश्लेषण सहित प्रत्येक संग्रह विधि के तहत कवरेज का प्रतिशत, स्ट्रीट स्वीपिंग, ये सब कचरे के स्टोरेज के लिए प्रणाली है, ये सिस्टम है। संग्रह करने के लिए ये सब तरीका है कि आप डोर टू डोर जाएंगे या फिर कचरा कलेक्शन के लिए होता है ना कि दरवाजे पर जाएंगे, सभी के दरवाजे पर जाकर वहां से कचरा कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अब यहाँ पर 10 परिवार है, वहां पर एक डस्टबिन रख दिया, क्लियर है, वहां से भी अब ये 10 परिवार क्या करेगा, इस डस्टबिन में अपना कचरा जमा करेगा और फिर म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी और यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। तो कचरा संग्रह करने का तरीका कई है, डोर टू डोर है, सामुदायिक डिब्बे आप रख सकते हैं। ओके, उसके साथ सड़क पर झाड़ू लगाने की आवृत्ति, कवरेज, मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों का समावेशन और सुरक्षा प्रावधान, माध्यमिक भंडारण। तो इन सब जगहों से भी आप कचरा कलेक्ट कर सकते हैं। ढके हुए गली के डिब्बे, कंटेनर, चिनाई, कंक्रीट के डिब्बे, बाड़ों, ढालों, खुले अपशिष्ट भंडारण स्थलों या किसी अन्य विधि, बिन जनसंख्या अनुपात या कोई द्वितीयक भंडारण जो कचरे का प्रत्यक्ष परिवहन में माध्यमिक भंडारण, मौजूदा एमएसडब्ल्यूएम के सभी पहलू योजना तैयार करने से पहले सिस्टम पर विचार करने की आवश्यकता है। तो ये सब तरीका बताया गया है कि आप जो कचरे का स्टोरेज करते हैं उनके लिए इन चीजों की आवश्यकताएं होती है, इन जगहों से आप कचरे कलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रणाली है, ये सिस्टम है, इसको आप पढ़ लेंगे। थोड़ा हिंदी क्लिष्ट हो जाता है, इसको इंग्लिश में भी देख लेंगे ताकि ठीक रहे। नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना। अब यहाँ पर चरणवार मार्गदर्शन दिया गया है। पहला है परिवहन। अब जितना भी म्यूनसिपैलिटीज का या अर्बन क्षेत्र का
सॉलिड वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है उसके लिए जो प्लान है वो क्या क्या है, उसके प्रबंधन के लिए जो प्लान है वो क्या है। पहला हमने रखा है परिवहन। प्रयुक्त वाहनों का प्रकार और संख्या, ढके हुए वाहनों और खुले हुए वाहनों में प्रतिदिन परिवहन किए गए कचरे की मात्रा और प्रतिशत, द्वितीयक भंडारण स्थलों से परिवहन की आवृत्ति, यांत्रिक लोडिंग के संबंध में मैनुअल लोडिंग का प्रतिशत, अपशिष्ट का प्रसंस्करण। अब जो हम ठोस कचरे का प्रबंधन करेंगे उसके लिए जो परिवहन होगा, अब म्यूनिसिपैलिटीज के पास, नगर पालिका के पास जितना अधिक वाहन होगा उतना ज्यादा से ज्यादा वो कचरा कलेक्ट कर सकता है। अब उसमें क्या है कि वाहनों के प्रकार में को भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे वाहन होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के पास, नगर पालिका के पास, जो खुले वाहन होते हैं जहाँ पे सीधा सीधा कचरा को कलेक्ट किया, लोड किया और सीधा ले गया साइड पे। कुछ ऐसे वाहन होते हैं जो ढके हुए होते हैं। ढके हुए वाहन होते हैं हजारस वेस्ट के लिए, जो कि खतरनाक कचरे होते हैं, उनके लिए यूज में लाया जाता है। क्लियर है। और साथ ही साथ जो कचरे ढोने वाले वाहन है उसके द्वारा जो कचरे का मात्रा है, कितना कलेक्ट किया जाता है, उसके प्रतिशत पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रबंधन कैसा होगा। सेकेंडरी स्टोरेज जो प्लेस है, द्वितीयक भंडारण स्थान, वहां पर जो परिवहन है उसकी आवृत्ति क्या है। तो ये सारा चीज है, अपशिष्ट का प्रसंस्करण वगैरह, यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह होता है। ये चरणवार मार्गदर्शन आपको बताया गया है, पहला हमने बता दिया। अब सेकेंड बढ़ते हैं। संसाधित अपशिष्ट की मात्रा और प्रतिशत, अपनाई गई तकनीक, निपटान स्थल पर भेजे गए अपशिष्ट कचरे का प्रतिशत, प्रसंस्करण सुविधा से राजस्व की वसूली, राजस्व के लाभार्थी अपशिष्ट का निपटान। ये भी सिस्टम है प्रबंधन के। जो अपशिष्ट है जो आपके पास जिसको संसाधित किया गया है उसकी मात्रा क्या है, उसकी प्रतिशत क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप प्रबंधन कर पाएंगे। अच्छा, जो आपके पास वेस्टेज है उसके डिस्पोजल के लिए क्या तकनीक आप अपनाते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। निपटान स्थल, जो डिस्पोजल वाला प्लेस है, जहाँ पर डिस्पोजल साइट है, वहां पर जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है, उसका प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है कचरे का। साथ ही साथ उस कचरे के प्रोसेसिंग के लिए आपके पास जो सुविधाएं है वो क्या है अवेलेबल। साथ ही साथ आप जो प्रोसेस किए वेस्ट को, उससे आपको राजस्व कितना प्राप्ति हुई। होता है ना, आप रिसाइकलिंग के थ्रू कचरे से कई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तीसरा है, यदि शहर में एक सैनिटरी लैंडफिल है, यदि हाँ तो क्षेत्र निर्दिष्ट स्थल और लैंडफिल की क्षमता, वर्तमान सेल की मात्रा और अपेक्षित जीवन, लैंडफिल पर सालाना जमा किए गए कचरे की मात्रा, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि सैनिटरी लैंडफिल साइट अगर है आपके शहर में तो उसका ये भी ध्यान रखना है कि जो वो साइट है उसकी क्षमता कितनी है, और आपके पास जो कचरा प्रत्येक दिन हो रहा है उत्पन्न, उसकी मात्रा कितनी है, तभी तो आप प्रबंधन कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे, तभी प्रबंधन कर पाएंगे। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। मौजूदा डंप साइटों के स्थान की पहचान करना और इन साइटों के साथ समस्याओं की पहचान करना। अब आप करने चाह रहे हैं वेस्ट का मैनेजमेंट, कचरे का प्रबंधन, तो आपके पास जो अवेलेबल डंप साइट है उसको भी आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन है हमारे पास। साथ ही साथ जो डंपिंग साइट है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी भी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी तो आप उसका निपटान कर पाएंगे। इनको ध्यान रखना है। प्रत्येक घर दुकान से दैनिक आधार पर कचरे का समय पर संग्रहण। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए परिवहन के साथ साथ आपके पास जो दूसरा एक सोर्स है वो है, प्रत्येक जितना भी घर है या दुकान है उस पर आपको डेली बेसिस पर कचरे का संग्रहण करना है, तभी आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। डेली बेसिस पे करना है कचरे का संग्रहण, और ये नगर पालिका की जिम्मेवारी है, हमेशा ध्यान रखना। वार्ड पर्यवेक्षकों द्वारा सेवा प्रदान न करने की शिकायतों का प्रभावी और समय पर निवारण। अब क्या होता है कि जहां पर आप वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो नगर पालिका है, वहां पे वार्ड होते हैं, वहां पे वार्ड सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है, वार्ड पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। अब वार्ड पर्यवेक्षक का कार्य होता है कि वो अपने वार्ड में देखें कहाँ पर कचरे ज्यादा मतलब जमा हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्म करे और वहां से चीजों को कलेक्ट किया जाए। मान लीजिए कि वार्ड पर्यवेक्षक अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका विरुद्ध जो शिकायतें आती है, स्वाभाविक है आपको जिस कार्य के लिए डिप्यूट कर रखा है, आप अगर वो कार्य नहीं करेंगे
तो जनता अब बहुत अवेयर है, आपकी शिकायत करेंगे। अब ये जो शिकायतें हो रही हैं आपके एम्प्लॉय के अगेंस्ट या वार्ड प्रोडक्शन के अगेंस्ट, उस पर आपके द्वारा इफेक्टिव जो कदम उठाए गए हैं वो तुरंत होने चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उसका आप उनकी शिकायतों का प्रभावी रूप से और समय पर एकदम विदिन टाइम उसका जो है आप डिस्पोजल कर दीजिए, उसका निवारण कर दीजिए। ये भी प्रबंधन का एक पार्ट है। वाहनों के संग्रह और परिवहन क्षमता को ट्रैक करने और सुधारने के लिए सभी वाहनों पर जीपीएस सिस्टम की स्थापना करें। ये भी वेस्ट मैनेजमेंट का एक आपके पास ट्रिक है कि जितने भी वाहन है आपके पास नगर पालिका में जो स्टोरेज करने वाली है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी को मजबूत करने के लिए, साथ ही साथ उसको ट्रैक करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी वाहनों में जीपीएस लगा देंगे। अब आपको ये पता चलता रहेगा जीपीएस के माध्यम से कि कौन सा वाहन कहाँ पे हमारा टर्न कर रहा है, किस एरिया में है, और वो सही में वर्क कर रहा है कि ड्राइवर अपना रोड साइड में लगा लिया और बैठ करके गाना गा रहा है या होटलबाजी कर रहा है। तो वो क्या होगा ना कि इन सब चीजों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। जीपीएस सिस्टम से ये पता चलता रहेगा कि आपका जो ट्रक है, वाहन है, वो किस एरिया में कचरा कलेक्ट कर रहा है और किस एरिया से किस एरिया में जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपके पास एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कचरा कलेक्शन की। जो समय का बर्बादी वगैरह कर लेते हैं एम्प्लॉय, कहीं गए कचरा कलेक्ट करने और गाड़ी लगाकर पूरा दिन काट रहे हैं, तो ये जो काम चोर है, तो काम चोरी करने से कचरा उत्पन्न होना बंद तो नहीं होगा ना। तो जिस रेशियो से कचरा उत्पन्न हो रहा है उसी रेशियो से अगर उसका संग्रहण हो, उसका निपटान हो, तभी आप स्वच्छ रख पाएंगे शहर। तो इन सब चीजों की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग करके आप बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। शहर का समग्र पर्यावरण सुधार और सौंदर्यमय, ठोस अपशिष्ट के संग्रह में लगे ग्राउंड स्टाफ और ठेकेदारों का कौशल विकास और क्षमता निर्माण उस समय किया गया जब सिस्टम शुरू किया गया था। देखिए, आप अपने शहर को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखें कि जो आपने मैनेजमेंट कर रखा है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो कचरा के संग्रह के लिए या फिर उसके निपटान के लिए जो आपने प्रबंधन किया हुआ है, उसमें जो ग्राउंड स्टाफ है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो कचरे को कलेक्ट करते हैं, या फिर नगर निगम ने टेंडर कर दिया कचरा निपटान के लिए, जो ठेकेदार आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके कौशल के विकास और उसके एफिशिएंसी का जो डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर वो स्किल्ड होंगे, आपके ग्राउंड स्टाफ स्किल्ड होंगे, उनको नई नई तकनीकों की जानकारी होगी, अगर आप कचरा के डिस्पोजल में या स्टोरेज में नई नई चीजों का उपयोग करें, नई तकनीक का उपयोग करें, नई मशीन का उपयोग करें, तो इन सब चीजों की जानकारी आपको ग्राउंड स्टाफ और ठेकेदारों को देनी चाहिए, उनके कौशल का विकास करना चाहिए। क्लियर है? अब हमें लगता है कि इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप तो पीडीएफ के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश वर्जन। मैंने हिंदी में बता दिया है और मैं नॉर्मली हिंदी ही पढ़ता जाऊंगा, आप इंग्लिश खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। ये भी पढ़ना है आपको, रिक्रूटमेंट ऑन प्राइमरी या सेकेंडरी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एज पर SWM रूल 2016। क्लाउज 15 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल अथॉरिटीज। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016, उसके क्लाउज 15 में, खंड 15 में इसकी बात की गई है। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल अथॉरिटीज की बात की गई, लोकल अथॉरिटी के ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। और ये क्लास 15 कहता क्या है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? अरेंज फॉर डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ सेग्रीगेटेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम ऑल हाउसहोल्ड्स इंक्लूडिंग स्लम एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर नॉन residential premises from multi-storage buildings, large commercial complexes, mall housing complexes, etc. संग्रह और परिवहन की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 SWM बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। खंड 15 स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व, लोकल अथॉरिटीज जो बात की गई थी, कर्तव्य और दायित्व बताया गया है। अब ये क्या है? मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से अलग अलग ठोस कचरे के घर घर संग्रह की व्यवस्था करना।
मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आदि से भी कचरे का संग्रह करना। इसे प्रवेश द्वारा है या किसी अन्य विनिर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जा सकता है। क्लाउज 15 लोकल अथॉरिटीज के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है, स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व को बताता है। SWM 2016 के खंड 15 के अनुसार वो क्या है, इनका कार्य है कि घर घर जाकर या मलिन बस्ती जो है, या मलिन बस्ती है, या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इंस्टीट्यूशनल या नॉन रेजिडेंशियल परिसर है, गैर आवासीय परिसर, इन सभी से घर घर जाकर यानी डोर टू डोर जाकर आपको कचरे को संग्रह करना है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बड़ा या फिर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, मॉल भी है, मॉल वगैरह पे भी जाते हैं आप, देखते हैं वहां भी कचरा होता है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह है, इन सब जगहों से कचरा कलेक्ट करने का जिम्मेवारी लोकल अथॉरिटीज को दिया गया है। दूसरा जिम्मेवारी क्या है, समय समय पर उचित समझे जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित करें और अपशिष्ट उत्पादकों से स्वयं या अधिकृत एजेंसी के माध्यम से शुल्क एकत्रित करें। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या, देखिए आप जो फैसिलिटी दे रहे हैं, किसी को आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका कोई चार्ज होता है। म्युनिसिपैलिटीज अगर कचरा संग्रह कर रही है, आपको एक सुविधा दे रही है, कॉमर्शियल सेक्टर में जाकर डोर टू डोर जाकर आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, आपके घर से कचरा कलेक्ट कर रहा है, आपके कॉम्प्लेक्स से कचरा कलेक्ट कर रहा है, तो वहां कुछ ना कुछ वो चार्ज करेगा, उपयोगकर्ता शुल्क बोलते हैं। ये भी क्लास 15 में दिया गया है, MSWM 16 में, और ये कर्तव्य है और दायित्व है लोकल अथॉरिटीज कि आपको जितना उचित लगता है अकॉर्डिंग टू रूल, उतना आप शुल्क निर्धारित कीजिए जो आपकी सेवाएं ले रहे हैं, जिनका आप कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इन जो शुल्क को कौन कलेक्ट करेगा, या तो खुद म्युनिसिपैलिटीज करे, लोकल अथॉरिटीज करे, या फिर आप टेंडर कर दीजिए। टेंडर तो करते ही है कचरा कलेक्शन के, तो ऐसा कोई एजेंसी जिसको आप अधिकृत करें, उसको अथॉरिटी दे कि आपके माध्यम से या एजेंसी के माध्यम से जो शुल्क है वो एकत्र करके आपको दे दे। अब उसका जो कमीशन वगैरह आपको देना है वो आप दे देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो क्लास 15 कहती हैं। अब यहाँ पे थर्ड पढ़ते हैं। पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को छांटने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं या माध्यमिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करना, ताकि अनौपचारिक या अधिकृत कचरा बीनने वालों और कचरा संग्रहकर्ताओं को कचरे से पुनर्चक्रण योग्य को अलग करने में सक्षम बनाया जा सके, और अलग किए गए पुनर्चक्रण योग्य कचरे के संग्रह के लिए कचरा बीनने वालों और पुनर्चक्रण करने वालों तक आसानी से पहुंच प्रदान की जा सके। बात कर रहे हैं यहाँ पे रिसाइकलिंग सामग्री की, जो रिसाइकलेबल है, पुनर्चक्रण करने योग्य है, ऐसे कचरे को छांटना, और साथ ही साथ आपके पास जो जगह है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जहां पर आप रिसाइकलेबल कचरे को छांट रहे हैं उसको रख सके आप, उसके भंडारण की सुविधा होनी चाहिए, उसके स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए। कचरा बीनने वाला जो होता है ना, कचरा चुनता है या और कचरा जो स्टोर करता है, तो उन लोगों को जो कचरा चुनता है ना, उसी को इतना कौशल उसको प्रदान किया जाए, इतना स्किल्ड कर दिया जाए, इतनी जानकारी दे दी जाए कि जिस समय वो कचरा बीनता है उसी समय उसको यह आइडिया हो कि इस कचरे को दोबारा फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है इस कचरे को रिसाइकल करके। अब क्या होगा, जैसे ही कचरा बीनने वाले और कचरा को जमा करने वाले को आप स्किल्ड कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, उसको समझा देंगे कि इस टाइप का कचरा को आपको अलग रखना है, इस टाइप के कचरा को फिर अलग रखना है, तो उसी टाइम जिस समय कचरा बिना जा रहा है, चुना जा रहा है, जिस समय कचरे को जमा किया जा रहा है, उसी समय ये अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो स्किल्ड है, उसको पता है कि इस टाइप का कचरा को फिर से रिसाइकल किया जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप उससे बता सकते हैं कि अगर कागज का कचरा मिले तो उसे अलग कर दीजिए, प्लास्टिक मिले या मेटल मिले, कांच मिले, कपड़ा मिले, या उत्पादन के स्रोत से सामग्री मिले, बायोडिग्रेडेबल कचरा के भंडारण के बारे में बताइए। तो जैसे ही जो कचरा चुनने वाला उसको कागज मिलेगा, वो 2 झोला रखेगा या 3 झोला रखेगा, तो कागज जितना वो या प्लास्टिक या मेटल या कांच वगैरह, कपड़ा वगैरह अगर चुनेगा तो उसको एक जगह रख देगा, कागज को अलग रख दिया, प्लास्टिक को उसमें रख दिया, क्योंकि ये
क्या है, रिसाइक्लेबल है। प्लास्टिक को अलग कर दिया, धातु मेटल्स को अलग चुना, वो तो वो जिस समय चुन रहा है उसी समय अगर वो अलग अलग करके रख रहा है तो आसानी हो जाएगा आपके लिए उसके मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्रोडक्ट बनाने। जो बायोडिग्रेडेबल कचरे हैं उसके लिए हरे रंग से उसको रंगा जाता है। तो हरा रंग का डब्बा देखा है ना आपने, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह यूज करते हैं हरा रंग का, नीला रंग का, काला रंग का, व्हाइट रंग का, बहुत सारा कचरा है का डब्बा है। इसको हमने पढ़ा रखा है, आप हमारा क्लास देखिए समझ में आ जाएगा। तो म्यूनिसिपैलिटीज क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल कचरा जो है, जो सड़ता गलता है, उसके स्टोरेज के लिए हरा रंग का डब्बा यूज करता है। जो हरा रंग एक डब्बा होता है जिसको हरा रंग से रंगा हुआ रहता है। इसकी अगर जानकारी है कचरा चुनने वाले, स्टोरेज करने वाले कि कौन से डब्बा, किस कलर के डब्बा में कौन सा कचरा डालना है, तो वो क्या करेगा, जिस समय कचरा चुनेगा या जमा करेगा, अपने जानकारी के अकॉर्डिंग रंग के अनुसार उन कचरे को उस डब्बे में डाल देगा। क्लियर है। पुनर्चक्रण योग्य कचरे के भंडारण के लिए सफेद रंग का, जो रिसाइक्लेबल कचरा होता है ना, उसके लिए कौन सा डब्बा का कलर का यूज किया जाता है, तो वो सफेद रंग का कचरा डब्बा यूज किया जाता है। जितना भी रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, पुनर्चक्रण योग्य कचरा होता है, उसको सफेद रंग के कचरे में जमा किया, सॉरी सफेद रंग के डब्बे में जमा किया जाता है। और जितना भी इन बायोडिग्रेडेबल या रिसाइक्लेबल को छोड़कर अन्य कचरे होते हैं उसके लिए काले रंग का जो होता है डब्बा, उसको यूज किया जाता है। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्रों की स्थापना करना और अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को घरेलू खतरनाक अपशिष्टों को सुरक्षित निपटान के लिए इस केंद्र में जमा करने का निर्देश देना। अब जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है, ऐसा नहीं है कि जो खतरनाक कचरा है सिर्फ हॉस्पिटल में उत्पन्न होता है या केमिकल जहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है वहां पे, ऐसा नहीं है। घरेलू डोमेस्टिक जो वेस्टेज है, घरेलू हजार्डस वेस्ट है, वहां भी, घर में भी खतरनाक कचरे का उत्पादन होता है, घर में भी खतरनाक कचरे जमा होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र की स्थापना की जाती है। अकॉर्डिंग टू MSWM 2016 रूल के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपैलिटी क्या करती है, अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र की स्थापना करती है। वहां पर क्या करते हैं कि अपशिष्ट उत्पन्न जितना भी होता है घर में, उन खतरनाक अपशिष्टों को सुरक्षित, उसके सिक्योर डिस्पोजल के लिए, सुरक्षित निपटान के लिए उस केंद्र में जमा करने के लिए निर्देश दिया जाता है। घर वालों को, जितने भी वहां पर बस्ती है और जितने भी घर हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि अगर आपके घर में डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट उत्पन्न हो रहा है तो आप कृपा करके अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र में जाकर इसको जमा कर दीजिए। अब अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र का कार्य क्या है, वो सारे खतरनाक अपशिष्ट को क्या करेगा, जमा कर लेगा एक जगह और फिर उसको साइट पर ले जाएगा जहां पे डिस्पोजल साइट है, और वहां पे अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिस्पोजल उसका निपटान कर देगा, डिस्पोजल कर देगा, ताकि सुरक्षित तरीके से करेगा, ताकि इन्वायरमेंट क्या हो, इन्वायरमेंट नुकसानदेह नहीं हो, जीव जंतु को नुकसान नहीं। क्लियर है। हमें जानकारी नहीं है कि डायपर हजार्डस वेस्ट में आता है, सैनिटरी नैपकिन वगैरह हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आता है, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आता है, और फिर हम क्या करेंगे, सबको उठाकर ग्रीन कचरा में जाकर जमा कर देंगे। तो अब ग्रीन कचरा भी दूषित हो गया और साथ ही साथ जो आपने हजार्डस वेस्ट डाल दिया वो भी तो है ही। तो ये सारी चीजों की जानकारी जब होगी तो इस तरह की गलती नहीं होगी। ऐसी सुविधा किसी शहर या कस्बे में इस प्रकार स्थापित की जाएगी कि 20 वर्ग किलोमीटर या उसके हिस्से के क्षेत्र के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाए और ऐसे केंद्रों पर घरेलू खतरनाक अपशिष्ट प्राप्त करने का समय सूचित किया जाए। अब ये जो केंद्र स्थापित किया जाएगा नगर पालिका के द्वारा, वो यह रहेगा, उसमें ये इंस्ट्रक्शन रहेगा कि जो यह केंद्र होगा, अगर एक बस्ती में स्थापित कर दिया गया है तो वहां से 20 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर अब दूसरा केंद्र स्थापित किया और इसके बारे में सूचना पट्ट वगैरह लगा दिया जाएगा उस बस्ती में, या फिर लोगों को अवेयर किया जाएगा कि देखिए यह समय है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट को कलेक्ट करने का, आप इस समय पर हमारे केंद्र में आइए और वहां पर कचरे को जमा कर दीजिए। लोगों को पता है कि ये समय निर्धारित है, मान लीजिए उन्होंने कहा कि 10 से 12 बजे तक हम कचरा कलेक्ट करेंगे डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट हम अपने केंद्र पर,
तो वहां बस्ती के लोग क्या करेंगे, हजारस डोमेस्टिक हजारस वेस्ट जो है उनके पास, उसको कलेक्ट करके ले जाएंगे केंद्र पर और वहां पे जमा कर देंगे। और ये जो केंद्र स्थापित किया गया है अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र, ये केंद्र अगर एक जगह स्थापित कर दिया गया तो दूसरा अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र जो स्थापित होगा वह 20 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर होगा। यानी कि एक जगह जो स्थापित है वहां से 20 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर दूसरा होगा। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं घरेलू खतरनाक कचरे के खतरनाक अपशिष्ट निपटान सुविधा के लिए सुरक्षित भंडारण और परिवहन सुनिश्चित करने की। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। घरेलू खतरनाक कचरा जो है उसके खतरनाक अपशिष्ट निपटान सुविधा के लिए उसका जो सुरक्षित भंडारण है, सेफ स्टोरेज और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस सब चीजों के बारे में कौन निर्धारित करता है, कौन सुनिश्चित करता है? इसका डिस्पोजल होगा इस तरीके से, इसका स्टोरेज यहाँ होगा, डोमेस्टिक हजारडस वेस्ट का डिस्पोजल, स्टोरेज और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब सुनिश्चित करता है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति। यही गाइडलाइन देता है कि किस प्रकार से आपको स्टोरेज करना है और कैसे इसका निपटान किया जाए। आगे बढ़ते हैं और ये सब हम पढ़ रहे हैं SWM 2016 के क्लाउज 15 ड्यूटीज एंड कर्तव्य में। इसका क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही हम जानते हैं। गली के सफाई कर्मियों को निर्देश देना कि वे सड़क की सफाई से एकत्रित पेड़ के पत्तों को न जलाएं और उन्हें अलग से स्टोर करें और स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंप दें। ये सफाई कर्मी की ड्यूटी है। उसको निर्देश किया गया है जब वह सुबह में सड़क की सफाई करते हैं तो जो सड़क पर पेड़ का पत्ता वगैरह गिरा होता है उसको आप एकत्र कर दीजिए, लेकिन उसमें आग मत लगाइए, जलाइए नहीं, इससे एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है। आप क्या करें, उन पत्ते को जलाए नहीं, उसे अलग से जमा करके रखें और जो स्थानीय निकाय है वहां पर नगर निगम का जो म्यूनिसिपैलिटीज वाला जो अधिकृत कचरा संग्रह करता एजेंसी वगैरह है उसको आप वो कचरा सौंप दीजिए, दे दीजिए, वो अपना ले जाएगा, अपने साइट पे जैसे डिस्पोज करना है करेगा। ये सब काम सफाई कर्मी का नहीं, उसका काम सिर्फ और सिर्फ है सड़क की सफाई करना, अगर पेड़ से पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं उसको एकत्र करना और उसको एकत्र करके जो स्थानीय निकाय है, लोकल अथॉरिटीज है या फिर जो कचरा संग्रह करने वाला एजेंसी है उसको वो सौंप दे दे उसको। आगे पढ़ते हैं सब्जी, फल, फूल, मांस, मुर्गी पालन और मछली बाजार से दिन प्रतिदिन के आधार पर कचरा एकत्र करना और बाजारों में या बाजार में उपयुक्त स्थानों पर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन खाद्य संयंत्र या बायोमिथेनेशन संयंत्र पर विकेंद्रीकृत 156 मैनुअल की स्थापना को बढ़ावा देना। स्वच्छ परिस्थितियों को सुनिश्चित करने वाले बाजारों के आसपास अब क्या है कि जो बाजार है हमारे पास अवेलेबल, वहां पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उस बाजार में गंदगी ना हो, वहां पे वेस्ट ज्यादा से ज्यादा जमा नहीं हो, इसको कम करने के लिए स्थानीय नगर पालिका जो है उसका यह कर्तव्य है। क्योंकि बाजार मंडी होती है ना, वहां पे सब्जी बिकता है, फल बिकता है, फूल और मांस, मुर्गी, मछली, इन सब जो वहां पर बिकता है वहां पे कचरे उससे उत्पन्न होते हैं। तो उन सारे कचरों को ये क्या करेंगे, डेली बेसिस पर एकत्र करेंगे, स्टोर करेंगे और फिर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इन कचरों को खाद्य संयंत्र या बायोमेथिनेशन संयंत्र पर डिसेंट्रलाइजेशन, जो 156 मैनुअल की स्थापना की गई है ना, उसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू उन कचरों से, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो इन कचरों से क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं या बायोमेथिनेशन संयंत्र वगैरह में यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आप जैसे ही सब्जी मंडी हो, फल, फूल, मांस, मुर्गी पालन, मछली वगैरह के बाजार से डेली बेसिस पे कचरा एकत्र करेंगे तभी तो इसका प्रबंधन कर पाएंगे। और इसके मैनेजमेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन 156 मैनुअल की स्थापना किया गया है। इसमें 156 प्रकार के मैनुअल हैं डिस्पोजल के कचरे के, तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा जो जिसको आपने स्थापना किया हुआ है इसके निपटान के लिए। आपने कभी सोचा है कि अगर मंडी में या बाजार में डेली बेसिस पर कचरे को नहीं कलेक्ट किया जाए तो क्या होगा? दूसरे दिन आप उस मंडी में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए मछली का स्मेल, मुर्गी का, मांस का जो कचरा होता है वो सड़ता है,
और सड़ने के बाद इतना दुर्गंध फैलाता है कि आप वहां जा नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये भी चीज है। तो बाजार को स्वच्छ रखने के लिए ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं, इनका डेली बेसिस पे कलेक्शन बहुत अनिवार्य है। बहुत बड़ा है ना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन नॉलेज बढ़ रहा है, आपके सिलेबस में है तो आप इसे करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या के घनत्व, वाणिज्यिक गतिविधि और स्थानीय स्थिति के आधार पर प्रतिदिन या वैकल्पिक दिनों में या सप्ताह में 2 बार सड़कों, गलियों और उपगलियों की सफाई से अलग अलग कचरा एकत्र करें। अब लोकल अथॉरिटीज की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो जनसंख्या का घनत्व है, अब किसी एरिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, वहां के प्लेस के अकॉर्डिंग डेंसिटी अधिक है, तो क्या होगा कि कचरा ज्यादा उत्पन्न होगा, कॉमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होगी, वहाँ का जो लोकल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कचरे का एक वैकल्पिक दिन या सप्ताह वगैरह निर्धारित कर देना। मानिए कि कहीं पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक है तो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और कहीं पे कम है, कचरा कम उत्पन्न होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कचरा कलेक्शन का एक डे बना सकते हैं। कह सकते हैं कि सप्ताह में हम 1 बार कलेक्ट करें या सप्ताह में 2 बार करेंगे। उस गली का जो कचरे की सफाई है या जो नाला वगैरह है उसकी सफाई है, उसका आप टाइम निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि कचरा कम अगर हो रहा है वहाँ पे, तो जरूरी थोड़ी ना कि आप डेली बेसिस पे वहाँ पे स्टाफ को भेजें, तो ये भी समय की बर्बादी है। तो ये बेहतर मैनेजमेंट के लिए है कि आप वहाँ पर टाइम निर्धारित कर देते हैं, दिन निर्धारित कर देते हैं कि सप्ताह में 1 बार नाले की सफाई होगी, गली की सफाई होगी, तो वहां से आप कचरे को एकत्र कर सकते हैं। सड़क की सफाई आप 2 बार कर सकते हैं, वहां से कचरे को कलेक्ट कर सकते हैं, वैकल्पिक दिन वगैरह का स्थापना कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप ये जो सारा सिस्टम लागू करेंगे ये ऐसे ही सब जगह नहीं लागू कर सकते। अब कहीं पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक है तो वहाँ पे आपको डेली बेस पे करना होगा, कम है तो वहाँ पे आप इस चीज़ों को रूल कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सारा चीज स्टेटस, मार्केट के साइज पे, कॉमर्शियल एक्टिविटीज पे, वहाँ के लोकल स्टेटस, स्थानीय स्थिति पे डिपेंड करता है, जनसंख्या के घनत्व पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। उन मामलों में जहां ऐसे कचरे का परिवहन वाहनों में सीधे संग्रह करना सुविधाजनक नहीं है, सड़कों की सफाई और सतही नालियों से निकली गई गाद के अस्थायी भंडारण के लिए कवर माध्यमिक भंडारण सुविधा की स्थापना करना। इस प्रकार एकत्र किए गए कचरे को स्थानीय निकाय द्वारा तय किए गए नियमित अंतराल पर एकत्र और निपटाया जाएगा। अब ऐसा भी जगह हो सकता है यहाँ पर डायरेक्ट आपका ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता, गाड़ी नहीं जा सकती, आप डायरेक्ट वहां पर ठेला भी नहीं ले जा सकते कचरे को संग्रह करने के लिए, जमा करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए। या फिर ऐसा नाला है, संकीर्ण है, जहां पर आपने कचरे को साफ किया, गाद वगैरह निकाला और उसको डायरेक्ट आप कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसका एक अस्थायी भंडारण जो होता है ना, कुछ टाइम के लिए, इसका व्यवस्था आपको करना चाहिए। और फिर क्या करना है कि एक अंतराल आपको बना लेना है। मानिए कि आपने उस नाली में काम कर लिया और सप्ताह में आपने 2 दिन का टाइम बनाया, तो 2 दिन आप क्या करेंगे, सफाई करेंगे और दोनों दिन कचरे को कलेक्ट कर लेंगे। तो इससे आपको 5 दिन का बचत हो जाएगा, 5 दिन आपको जाना नहीं पड़ेगा और सुविधाएं भी मिलेंगी आपको, ताकि आप ये 5 दिन किसी और जगह यूज कर पाए। तो ये भी बेहतर मैनेजमेंट है। यहाँ पे तरीका बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बागवानी, पार्कों और बगीचों के कचरे को अलग अलग एकत्र करना और जहां तक संभव हो पार्कों और उद्यानों में प्रसंस्करण करना। तो जो बागवानी है, पार्क है, बगीचा वगैरह है, वहां भी कचरा उत्पन्न होता है, इसको भी आप अलग अलग जमा करें और अगर संभव हो सके तो वहीं पे उद्यान में ही इसकी प्रोसेसिंग कर दें या पार्क में ही करें, क्योंकि ये पूरा खुला एरिया होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अलग किए गए बायोडिग्रेडेबल कचरे को प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कंपोस्ट प्लांट, बायोमिथेनेशन प्लांट या ऐसी किसी भी सुविधा के लिए परिवहन करें। ऐसे कचरे के साइटों पर प्रसंस्करण के लिए वही तरी जाए। अब जो आपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग करके रखा हुआ है, जो कचरा सड़ता गलता है ना, उसका प्रोसेसिंग के लिए आप क्या करें, कंपोस्ट प्लांट आपके पास होना चाहिए, बायोमिथेनेशन प्लांट होना चाहिए। उन सारे प्लांट्स पे आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इन कचरे को ले जाएं और उस साइट पे इसकी प्रोसेसिंग करें। नेक्स्ट है गैर जैव निम्नीकरण कचरे को संबंधित प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री वसूली सुविधाओं या माध्यमिक भंडारण सुविधाओं में परिवहन करना।
अब जो बायोडिग्रेडेबल है उसका तो आप कर लिए प्रसंस्करण, जो गैर जैव निम्नीकरण है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उस कचरे को भी आप एकत्र करें और उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो सिस्टम है, जो संबंधित साइट है, वहां तक आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ले जाएं, और या फिर उसको भंडार करके रखें, एक बार ले जाएं और उसका डिस्पोजल। निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ये कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016। उसके प्रावधानों के अनुसार परिवहन, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट जो होना चाहिए, समान सिद्धांत अलग अलग नगर पालिका कचरे का संग्रह एमएसडब्ल्यू में एक आवश्यक कदम है। तो ये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का एक प्रावधान कहता है कि जो कचरे का परिवहन है, निर्माण और विध्वंसक अपशिष्ट जो है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो है, उसके लिए एमएसडब्ल्यूएम में कई सारे प्रिंसिपल हैं और आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उसके अनुसार आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है और कचरे का डिस्पोजल करना है। अक्षम अपशिष्ट संग्रह सेवाओं का सार्वजनिक स्वास्थ्य और कस्बों और शहरों के सौंदर्य शास्त्र पर प्रभाव पड़ता है। ये तो सही बात है, अगर आपके पास एफिशिएंसी नहीं है कचरे का स्टोरेज करने का, उसके डिस्पोजल करने का, उसकी मैनेजमेंट करने का, तो स्वाभाविक है कि जैसे ही आप अनएफिशिएंट होंगे, आप अक्षम होंगे, तो वो शहर क्या होगा, गंदा हो जाएगा, उसकी सुंदरता खोने लगेगी, गंदगी जगह जगह फैलने लगेगी। आप शहर कितना भी सुंदर बना लीजिए फिर भी ये बदसूरत लगेगा। तो यह कहना सही है कि अगर आप अक्षम हैं वेस्ट के स्टोरेज और सर्विस देने के, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का जो सेवा है या सार्वजनिक स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ है, वहाँ का कस्बा है, वहाँ का जो शहर है वो सुंदर दिखे, तो आपको एक सक्षम वेस्ट स्टोरेज, डिस्पोजल, मैनेजमेंट वगैरह का ध्यान रखना होगा, आपको सक्षम होना पड़ेगा। एक अच्छा अपशिष्ट प्रबंधन ही शहर का सौंदर्य के शहर को सुंदर बनाता है। और जब आपका वेस्ट का अच्छा प्रबंधन होगा, आप वेस्ट का अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे, तो वहाँ के जो पब्लिक का हेल्थ है वो भी बेस्ट रहेगा, वहाँ का शहर, वहाँ का कस्बा बहुत सुंदर दिखेगा, वहाँ का वातावरण स्वच्छ होगा। आप सही वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा ही सुनिश्चित कर सकते हैं। गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे का अलग अलग संग्रह पुनर्चक्रण की अधिकतम वसूली सुनिश्चित करता है। यह ऐसे कचरे के लागत प्रभावी उपचार की क्षमता को भी बढ़ाता है, जो विभिन्न उत्पादों के लिए परिभाषित न्यूनतम गुणवत्ता मानदंडों को आसानी से पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए शुद्ध जैविक कचरे से खाद्य का उत्पादन। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं को प्राथमिक और द्वितीयक संग्रह में विभाजित किया गया है। अब देखिए, ये बोल रहा है गीला कचरा, सूखा कचरा और डोमेस्टिक हजारस वेस्ट को अलग अलग आपको क्या करना है, एकत्र करना है और फिर उसका रिसाइकलिंग के थ्रू उसका उपचार करना है, डिस्पोजल करना है। इससे क्या होगा कि जो एक न्यूनतम मानदंड है, क्वालिटी है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसको पूरा किया जा सकता है। अब आपको जैविक खाद बनाना है। अगर आपने इस प्रबंधन का इस्तेमाल किया है, आपने अलग अलग कचरे को कलेक्ट किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, शुद्ध जैविक कचरे से खाद का उत्पादन कर सकते हैं। एकदम शुद्ध जैविक खाद बनेगा कचरा से। अगर वही मिक्सअप होगा तो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता जैविक खाद। अपशिष्ट संग्रह यानी वेस्ट स्टोरेज सर्विसेज को प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज में बांटा गया है। दो तरीका, जो वेस्ट स्टोरेज है उसको दो तरह के स्टोरेज में विभाजित किया गया है। एक है प्राइमरी स्टोरेज एंड दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। अब ये क्या है उसको समझते हैं। देखिए, प्राइमरी स्टोरेज से तात्पर्य क्या है, प्राथमिक संग्रह से तात्पर्य घरों, दुकानों, कार्यालयों, बाजारों, होटलों, संस्थानों और अन्य आवासीय या गैर आवासीय परिसरों सहित अपनी पीढ़ी के स्रोत से अलग किए गए ठोस कचरे को इकट्ठा करने, उठाने और हटाने और कचरे को भंडारण डिपो में ले जाने की प्रक्रिया। प्राइमरी स्टोरेज में जिन चीजों को रखा गया है, जिनको कैटेगराइज किया गया है कचरे को, वो कौन सा कचरा है, वो है घर का कचरा, दुकान का, कार्यालय का, बाजार का, होटल का, इंस्टीट्यूशन का या अन्य रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल परिसर जो है उनका कचरा जो इकट्ठा करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको हटाते हैं, भंडारण डिपो वगैरह स्टोरेज डिपो में ले जाते हैं
उसको हम प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं। शहर के आकार और शहर में प्रचलित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के आधार पर स्थानांतरण स्टेशन या सीधे निपटान स्थल। प्राथमिक संग्रह को संबंधित शहर या शहर द्वारा लागू पृथक्करण और पुनः उपयोग प्रणाली के आधार पर कुछ अपशिष्ट धाराओं या अंश संग्रह सुनिश्चित करना चाहिए। माध्यमिक संग्रह में सामुदायिक डिब्बे, अपशिष्ट भंडारण डिपो या स्थानांतरण स्टेशनों से कचरे को उठाना और इसे अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों या अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाना शामिल है। जब आपको मिडिल स्टोरेज की बात की जाएगी तो उसमें आप किन किन चीजों को रखेंगे? कम्युनिटी डस्टबिन, जो सामुदायिक डिब्बे हैं, अपशिष्ट भंडारण डिपो, वेस्ट का जो स्टोरेज का डिपो है उसको आप शामिल करेंगे, स्थानांतरण जो ट्रांसफर स्टेशन होता है वहां से जो कचरे उठाते हैं वो, और वेस्ट प्रोसेसिंग का जो साइट है उसको या डिस्पोजल साइट है उसको शामिल किया जाता है। अब यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। द्वितीय संग्रह में प्राथमिक संग्रह से तात्पर्य पीढ़ी के स्रोत से कचरे के संग्रह से है। माध्यमिक संग्रह सामुदायिक डिब्बे, भंडारण डिपो या स्थानांतरण स्टेशनों से प्रसंस्करण या निपटान स्थल तक परिवहन के लिए कचरा का संग्रह है। ये तो हमने पढ़ लिया है। तकनीकी पहलू क्या है? टेक्निकल जो पहलू है इसको जानते हैं। पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन 157 बिंदु अलग किए गए कचरे को आगे के संग्रह के लिए अलग अलग कवर, डिपो या कंटेनरों में साइटों पर संग्रहित किया जाना चाहिए और अपशिष्ट संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण के सभी चरणों के दौरान अलग रखा जाना चाहिए। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेकेंडरी स्टोरेज पॉइंट्स पर कचरे को दैनिक रूप से या कंटेनर के ओवरफ्लो होने से पहले रखा जाना चाहिए। एक अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज प्राथमिक और माध्यमिक संग्रह और परिवहन प्रणाली संचालन के नियमित और अच्छी तरह से सूचित अंतराल प्राथमिक संग्रह के संबंध के साथ कंटेनरों के अति प्रवाह और अपशिष्ट कूड़े से बचने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा परिवहन वाहनों को अपशिष्ट भंडारण डिपो में उपकरण डिजाइन के अनुकूल होना चाहिए और अलग किए गए कचरे को परिवहन करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें बनाए रखना भी आसान होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मोटर चालित वाहनों में दरवाजे से एकत्र किए गए कचरे को या तो सीधे प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री वसूली सुविधा या स्थानांतरण स्टेशन या अपशिष्ट भंडारण डिपो के माध्यम से सुविधा छटाई और कचरे के थोक हस्तांतरण के लिए पहुंचाया जाना चाहिए। परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को कवर किया जाना चाहिए और जनता के लिए दृश्यमान नहीं होना चाहिए। ये सब हम समझा चुके हैं, पढ़ दे रहे हैं बस। इसमें प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं को रास्ते में अपशिष्ट और रिसाव को रोकने की सुविधा होनी चाहिए। MSWM प्रणाली के माध्यम से घरेलू कचरे, बाजार के कचरे, सड़कों की सफाई और नाली की गाद की आवाजाही, संग्रह, परिवहन और उपचार के सभी चरणों के माध्यम से पूरी तरह से घरेलू अपशिष्ट धाराओं से नालियों से साफ किए गए स्ट्रीट स्वीपिंग कचरे और गाद को अलग करना आवश्यक है, क्योंकि सड़क की सफाई और नाली की गाद महत्वपूर्ण मात्रा में विषाक्त पदार्थों जैसे भारी धातु के साथ घुसपैठ की जा सकती है और अक्सर खाद बनाने और पुनर्चक्रण के लिए परिकल्पित अपशिष्ट धाराओं के संदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तदनुसार सड़क की सफाई और नाली की गाद को अलग अलग फ्लो चार्ट में कवर किया जाता है। घरेलू कचरे के लिए एक तृतीयक संग्रह प्रणाली केवल बड़े शहरों में आवश्यक है, जहां स्थानांतरण स्टेशन, निपटान और उपचार सुविधाओं से काफी दूरी 15 किलोमीटर से अधिक स्थित है। देखिए, ये जो ट्रांसफर स्टेशन डिस्पोजल के लिए बात की गई है, ट्रांसफर स्टेशन, निपटान और उपचार सुविधा, इसको भी पढ़ना है। इसको हम लोग ट्रांसफर स्टेशन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। पहले ये जान लीजिए कि जो MSWM में कहता है 2016 के अकॉर्डिंग, वो ये कहता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे हमको इसका प्रबंधन करना चाहिए, किस तरह से कचरे का हम निपटान करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे स्टोरेज करेंगे, कैसे डिस्पोजल करेंगे, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की। आप इसको एक बार गो थ्रू हो लेंगे, एक बार PDF भी पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। अब फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है हाउस होल्ड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल कैसे कैसे होगा। हाउस होल्ड के कचरे को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उसका जो है किस तरीके से निपटान किया जाएगा, इन सब चीजों की चर्चा की गई है। चलिए हम लोग एक बार इसको डिस्कस करते हैं। हाउस होल्ड की हो जा रही है तो यहाँ पे करना क्या है, प्राइमरी कलेक्शन एंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, पी कट गया है, PR हो रहा है, यहाँ PR है। प्राइमरी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन,
प्राइमरी कलेक्शन को आपने पढ़ा, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी पढ़ा, मिडिल पढ़ा। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो प्राइमरी कलेक्शन है और जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, सेकेंडरी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में ले जाया जाता है। फिर यहाँ पर ट्रांसफर स्टेशन एंड प्रोसेसिंग साइट के लिए जाता है। ये ट्रांसफर स्टेशन क्या होता है, इसको भी डिटेल्स हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी में आया, फिर ट्रांसफर स्टेशन पे आया और प्रोसेसिंग साइट के लिए कचरा, फिर यहाँ पे डिस्पोजल साइट पे जाता है। ये 4 चरण है। क्या क्या था 4 चरण? हाउस होल्ड का कचरा प्राइमरी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सेकेंडरी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन पे गया, फिर ट्रांसफर स्टेशन एंड प्रोसेसिंग साइट पर गया, फिर यहाँ पे डिस्पोजल साइट पे गया और कचरे को डिस्पोज कर दिया गया। यहाँ पे भी डिटेल बताया गया है। प्राइमरी सेग्रीगेशन वेस्ट कलेक्शन डोर स्टेप प्रोसेस जो है, उसमें क्या होता है कि डोर टू डोर कलेक्शन होता है थ्रू किसके, हाथ गाड़ी, ट्राई साइकिल वगैरह, उस पर 6 से लेकर 8 प्लास्टिक और मेटल बीन्स वगैरह लगे होते हैं, और डायरेक्टली थ्रू स्मॉल कवर्ड मैकेनाइज्ड व्हीकल हैविंग पार्टीशन फॉर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। ये तो है डोर टू डोर कलेक्शन वगैरह होता है। और डायरेक्टली क्या होता है, एक मैकेनाइज्ड व्हीकल होता है, स्मॉल कवर्ड होता है, वो ढका हुआ होता है, और उसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, वेस्ट कलेक्शन बीन्स फॉर सेग्रीगेटेड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक और मेटल बीन्स। अब जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें कि प्लास्टिक के लिए अलग, मेटल के लिए अलग बीन्स होता है, बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग बीन्स होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग बीन होता है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए ट्रांसपोर्ट टू बीन फ्रॉम वेयर वेस्ट इज लिफ्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर ट्रांसफर स्टेशन और प्रोसेसिंग फैसिलिटी, कंपैक्टर, हुक, लोडर, डंपर, प्लेसर, स्कीप लोडर, मिनी ट्रक, माउंटेड। ये होता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसको लिफ्ट किया जाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू का प्रोसेसिंग के लिए। और क्या क्या यूज होता है यहाँ पे, कॉम्पैक्टर, हुक, लोडर, डंपर, प्लेसर, स्कीप लोडर, मिनी ट्रक, माउंटेड वगैरह बायोडिग्रेडेबल के लिए यूज होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करते हैं, वेस्ट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू ए सेकेंडरी कलेक्शन व्हीकल, कॉम्पैक्टर, हुक, लोडर, डंपर, प्लेसर, स्कीप लोडर, मिनी ट्रक, माउंटेड etc। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसको ट्रांसफर स्टेशन ले जाया जाता है, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको ट्रांसफर डायरेक्ट किया जाता है सेकेंडरी कलेक्शन में। क्लियर है? और फिर क्या होता है, यहां से ट्रांसफर स्टेशन इफ ही डिस्टेंस इज मोर देन 15 किलोमीटर, अगर ट्रांसफर स्टेशन का 15 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सॉर्टिंग किया, कंपैक्शन किया, फिर इसको विंड्रो कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह में यूज किया जाता है, बायोगैस वगैरह बनाया जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करते हैं, मेटल रिकवरी और कंपैक्शन किया जाता है। यहाँ पे अगर ये मेटल है, रिकवरी कंपैक्शन, मेटल रिकवरी कंपैक्शन है, तो इसको रिसाइक्लेबल मार्केट आदि जो होता है, रिफ्यूज वेस्ट टू एनर्जी, इस समय कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या होता है, यहाँ पर कंपोस्टिंग, जैविक खाद, बायोगैस वगैरह बनाया जाता है। अब देखिए, कचरे से जब इतना सारा प्रोडक्ट आप बना लीजिएगा तो कुछ कचरा बचेगा, जो कचरा बचेगा उसको फाइनली डिस्पोज कर देंगे। यहाँ पे क्या बोला है, रेसिड्यू फ्रॉम प्रोसेसिंग प्लांट not to exceed 15% of waste delivered at processing facility and further to be reduced to less than 5% within the stipulated time frame inert waste to be disposed at landfill। और इनर्ट वेस्ट वगैरह जो होता है वो लैंडफिल के थ्रू उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, जो किसी काम का नहीं है वेस्ट। यहाँ से जो बचेगा उसको भेज देंगे कहाँ, लैंडफिल के थ्रू उसको डिस्पोज कर देंगे। समझ में आया? डिस्पोजल का प्रोसेस क्या क्या था, इतना सारा तरीका था, कचरा यहाँ से कलेक्ट किया, फिर उसको डोर टू डोर कलेक्ट किया, प्राइमरी स्टोरेज में गया, सेकेंडरी स्टोरेज में गया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसफर स्टेशन गया, फिर वहाँ से बायोडिग्रेडेबल स्टेशन पे गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टेशन पे गया, वहाँ से क्या हुआ कि कंपोस्टिंग बना, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस वगैरह बना, फिर यहाँ से रिसाइक्लेबल बना, वेस्ट टू एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से।
और फिर उसके बाद जो बच गया उसको क्या किया हमने, लैंडफिल साइट पर जाकर डिस्पोजल कर दिया। क्लियर है? बेहतर तरीके से आप नोट्स में देख सकते हैं। अब हम फ्लो चार्ट टू कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग एंड ड्रेनेज सिल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ क्या है, प्राइमरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट, स्ट्रीट है वहां से जो कलेक्शन है वेस्ट का, उसको इसका प्राइमरी कलेक्शन ये होता है दो तरीके से, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, एक जैविक और एक गैर जैविक कचरा जो होता है वहां से। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कहाँ रखते हैं, ग्रीन बिन में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कहाँ कहाँ रखते हैं, एक व्हाइट बिन में रखते हैं और दूसरा रखते हैं सेकेंडरी कलेक्शन व्हीकल में। क्लियर है? अब जो ग्रीन बिन है वहां से हम ले जाते हैं इसको सेकेंडरी कलेक्शन बिन में। यहाँ देखिए यहीं पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को दो पार्ट में बांट दिया गया था, एक व्हाइट बिन में, व्हाइट बिन में जानते हैं हजारडस वेस्ट वगैरह आता है, और दूसरा तो क्या था, सेकेंडरी कलेक्शन व्हीकल में। और सेकेंडरी कलेक्शन व्हीकल में कौन कौन सा वेस्ट है, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यहाँ भी देख रहे हैं ये जा रहा है सेकेंडरी कलेक्शन वेस्ट में। फिर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का प्रोसेसिंग साइट पे जाता है, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद जो रिजेक्ट्स मटेरियल्स हैं उसको लैंडफिल के थ्रू डिस्पोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाइट बिन को स्कीप लोडर में करते हैं, स्कीप लोडर के बाद क्या होता है, ये लैंडफिल में जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सेकेंडरी कलेक्शन व्हीकल में जाता है वो डायरेक्ट लैंडफिल के थ्रू डिस्पोज कर दिया जाता है। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं स्ट्रीट स्वीपिंग आर प्रीडोमिनेटली inert waste. A skip loader, hook loader is preferred for transportation of street sweeping. वो क्या है, लेकिन ड्रेनेज क्लीनिंग के थ्रू जो वेस्टेज आता है उसमें मेटल डंपर बीन्स, ब्लैक बीन्स वगैरह में रखते हैं उसको, और फिर क्या होता है स्कीप लोडर में जाता है। कुछ वेस्टेज जो होते हैं जिसमें मेटल्स वगैरह नहीं होते हैं वो डायरेक्ट क्या होता है, स्कीप लोडर में चला जाता है। बट जो कुछ मेटल्स डंपर बीन्स वगैरह जो निकलता है गाद से ड्रेनेज क्लीनिंग के थ्रू, तो उसको ब्लैक बीन्स में रखा जाता है, फिर स्कीप लोडर और उसके बाद लैंडफिल के थ्रू उसका डिस्पोजल कर दिया जाता है। क्लियर है? आगे हम फ्लो चार्ट के माध्यम से फिर समझेंगे कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेजिटेबल मार्केट वेस्ट। अब इसको कैसे करते हैं, वेजिटेबल मार्केट वेस्ट प्राइमरी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर इसका क्या होता है सेकेंडरी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर इसका प्रोसेसिंग साइट पे इसको ले जाया जाता है और फिर इसको डिस्पोजल साइट पे ले जाया जाता है। अच्छा, हम बार बार प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, ये क्या है, तो इसके कलेक्शन के बारे में बताया ना, प्राइमरी कलेक्शन का जो मैंने मार्केट बताया था, घरेलू बताया था वहाँ पे, फिर सेकेंडरी के बारे में बताया था, वही है प्राइमरी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, या फिर सेकेंडरी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर प्रोसेसिंग साइट पे होता है, फिर डिस्पोजल। प्रोसेसिंग साइट पे वो प्रोसेस होता है कचरा। अब हम पढ़ते हैं वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड अदर्स। ये तीन तरह के वेस्ट बनते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, मेटल डंपर बिन ग्रीन में रखा जाता है, डंपर प्लेसर में, कॉम्पैक्टर में, हुक लोडर में के थ्रू होता है। आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मेटल डंपर बिन व्हाइट में रखा जाता है, व्हाइट कलर का होता है, और अदर जो वेस्ट होता है मेटल डंपर बिन ब्लैक कलर का होता है। डंपर प्लेसर, कॉम्पैक्टर, हुक लोडर के थ्रू इस कचरे को, डंपर प्लेसर, स्कीप लोडर, रिफ्यूज कलेक्टर, ट्रैक्टर, इसके थ्रू क्या करते हैं, इसको कंपोस्टिंग किया जाता है इसका। फिर प्रोसेसिंग प्लांट्स, ये तो बायोडिग्रेडेबल का कंपोस्टिंग हुआ। नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या होता है, प्रोसेसिंग प्लांट, RDF या WTE ले जाया जाता है। अब यहाँ जो रिजेक्ट्स बचते हैं उसका डिस्पोजल किया जाता है लैंडफिल के थ्रू, और यहाँ जो अदर वाला है ये तो डायरेक्ट जो होता है डंपर प्लेसर, स्कीप लोडर, रिफ्यूज कलेक्टर, ट्रैक्टर के थ्रू लैंडफिल के थ्रू डिस्पोज कर दिया जाता है। अच्छा, residue from processing plant not to exceed 15% of waste delivered at processing facility and further to be reduced or less than 5% within the stipulated time frame. Inert waste to be disposed at landfill. Clear है? रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम के बारे में पता है, होता क्या है रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, RCS बोलते हैं इसको। रिफ्यूज और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट is non-hazardous solid waste from a community that required collection and transport to a processing or disposal site. Refuse includes garbage and rubbish. Garbage is mostly decomposable food waste and rubbish is mostly dry materials such as glass, paper, cloth or wood.
Garbage is highly putrescible or decomposable. Rubbish is not. Refuse is often deposited in sanitary landfill. Refuse disposal system, technique for the collection, treatment and disposal of the solid waste of a community. Already you know 5 waste disposal method. You need to know that recycling, plasma gasification, composting, incineration, sanitary landfills. It's okay. Refuse disposal definition: sewage disposal system, third party disposal, private sewage disposal system, disposal, waste disposal facility, waste disposal site, air transportation. Refuse includes garbage and rubbish. रिफ्यूज या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एमएसडब्ल्यू एक समुदाय से गैर खतरनाक ठोस कचरा है जिसे एक प्रसंस्करण या निपटान स्थल पर संग्रह और परिवहन की आवश्यकता है। रिफ्यूज सिस्टम किसे कहते हैं? यह कम्युनिटी नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट है। इतना याद आपको रखना है, कम्युनिटी नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट है। और इस रिफ्यूज सिस्टम प्रणाली के थ्रू क्या होता है कि इसके कचरे को के लिए क्या होता है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। रिफ्यूज सिस्टम में वैसे कचरे को शामिल करते हैं जहां कचरा ज्यादातर सड़ने योग्य खाद्य अपशिष्ट है और कचरा ज्यादातर सूखी सामग्री जैसे कांच, कागज, कपड़ा या लकड़ी, इसी को रिफ्यूज कचरा बोलते हैं। रिफ्यूज सिस्टम प्रणाली में वैसे कचरे को शामिल किया जाता है जो सड़ने योग्य होता है, जो ज्यादा सड़ने योग्य होता है, और वो कुछ ड्राई वेस्ट होता है जैसे कि कांच, कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि। रिफ्यूज सिस्टम में रिफ्यूज कचरा में वैसे कचरों को भी शामिल किया जाता है जैसे कि पुराने रेफ्रिजरेटर, सोफा, बड़े पेड़ के स्टम्प या निर्माण या विध्वंस अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन से जो वेस्टेज होते हैं जैसे कि लकड़ी, ड्राई वॉल, ईंटें, कंक्रीट और रिबर, या फिर कंक्रीट में उपयोग के लिए छत वाली स्टील रॉड, ये सब जैसी भारी वस्तुओं को शामिल किया जाता है रिफ्यूज कचरे, जिनमें से सभी को अक्सर विशेष संग्रह और हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। अब इन कचरे के लिए इसको जमा करने के लिए क्या होता है कि एक स्पेशल स्टोरेज और हैंडलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। रिफ्यूज को अक्सर सेंट्री लैंडफिल में जमा किया जाता है, यानी गड्ढों या अन्य साइटों को अवैध सिंथेटिक बॉटम लाइनर से सील कर दिया जाता है जहां कचरे को बाकी पर्यावरण से अलग किया जाता है। तो सेंट्री लैंडफिल वगैरह में इसको जमा किया जाता है ये कचरे को। किसी भी डिस्पोजेबल सामग्री को संदर्भित करता है जिनमें पुनः प्रयोग और गैर पुनर्नवीनीकरण सामग्री दोनों शामिल है। यह शब्द अक्सर एक दूसरे के साथ होता है, लेकिन रिफ्यूज सिस्टम एक व्यापक शब्द है जो उपयोग के बाद बचे हुए किसी भी चीज पर लागू होता है, जबकि अपशिष्ट केवल उन बचे हुए पदार्थों को संदर्भित करता है जिन्हें पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। देखिए, सिर्फ अगर वेस्टेज की बात की जाए तो वेस्टेज वैसे कचरे को जो साफ वेस्टेज है जिसका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता वो हो गया। बट रिफ्यूज सिस्टम में क्या होता है कि जो चीज उपयोग करने के बाद बच जाती है वही रिफ्यूज है, कचरा। क्लियर है? रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम, इसमें क्या होता है, समुदाय के ठोस कचरे के संग्रह, उपचार और निपटान की यह तकनीक है। इन प्रणालियों के विकास और संचालन को अक्सर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहा जाता है। ये रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जिसे नगर पालिका ठोस अपशिष्ट भी कहा जाता है, जिसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी कहा जाता है, जिसे गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट जिसके प्रसंस्करण या निपटान स्थल पर संग्रहण और परिवहन की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट निपटान के तरीके हैं पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, अनथर्मल ट्रीटमेंट प्लांट, रासायनिक, भौतिक और जैविक उपचार, रासायनिक, भौतिक और जैविक उपचार, लैंडफिल, स्टोरेज, रसद, ये सब है। ये सब हमने पढ़ा रखा है। 5 अपशिष्ट निपटान के तरीके जिन्हें आपको जानना है वो क्या है? पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, खाद बनाना, भस्मीकरण, इंसिनरेशन, सैनिटरी लैंडफिल और रिफ्यूज निपटान परिभाषा और स्वीकार लिख दिया यहाँ पे, रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं इसको। सीवेज निपटान प्रणाली इसके द्वारा होता है। थर्ड पार्टी निपटान होता है यहाँ पे। प्राइवेट सीवेज निपटान प्रणाली है, डिस्पोजल है, अपशिष्ट निपटान सुविधा होता है इसमें, वेस्ट निपटान साइट है,
वायु परिवहन, गैसोलीन वितरण सुविधा इत्यादि रिफ्यूज डिस्पोजल डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। रिफ्यूज में कचरा ज्यादातर अपघटे खाद्य अपशिष्ट है। कचरा ज्यादातर सूखी सामग्री जैसे कांच, कागज, कपड़ा या लकड़ी है। नियंत्रित टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल कचरा निपटान का सबसे संतोषजनक तरीका है जहां उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। तो सैनिटरी लैंडफिल रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम में सबसे बेहतर तरीका माना गया है। तो इनके कचरे को लैंडफिल के थ्रू डिस्पोज किया जाता है। रिफ्यूज डिस्पोजल का अर्थ है किसी भी कचरे के निपटान के लिए आवश्यक पूरी प्रक्रिया, इसमें सभी उपकरण, उपचार स्थान, भवन, संरचनाएं, उपस्कर और सामग्री शामिल है जो एक कचरा कलेक्टर से कचरा लेने और दफनाने, भस्म करने, नष्ट करने या निपटाने के लिए आवश्यक है। यही रिफ्यूज डिस्पोजल है। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्शियल वेस्ट के बारे में। वेस्ट मटेरियल्स originating in wholesale, retail, institutional or service establishment such as office building, storage, market, theater, hotels and warehouse. Commercial waste, जहां commercial waste ऐसा waste है वहां उत्पन्न होता है जहां पे इसका जो ओरिजिन है वो है होलसेल, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस बिल्डिंग, स्टोर, मार्केट, थिएटर, होटल, वेयरहाउस etc. Any waste produced by a business, including but not limited to paper, cardboard, cans, retail packaging and food wrapper is commercial waste. Commercial waste के एग्जांपल्स पूछे जाए आपसे तो आपका आंसर होगा पेपर, कार्डबोर्ड, cans, retail packaging and food wrappers. On average, residential sector generation is 46% and commercial sector generation is 54% waste. अब जान लीजिए कि एक औसत बताया गया है कि रेजिडेंशियल सेक्टर से मात्र 46% कचरे उत्पन्न होते हैं, जबकि कॉमर्शियल क्षेत्र से, वाणिज्यिक क्षेत्र से 54% कचरे उत्पन्न होते हैं। है ना चिंता का विषय। यहाँ पे बोला गया हाउ डू यू मैनेज कॉमर्शियल वेस्ट। तो आप कॉमर्शियल वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं रिड्यूस फूड वेस्ट को कम करके, पैकेजिंग को रिड्यूस करके, केयरफुल हैंडलिंग करके, यूज फ्यूअर मटेरियल्स वाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम मटेरियल्स का उपयोग करके, रिड्यूस सरप्लस मटेरियल्स फ्रॉम अदर बिजनेस, जो सरप्लस मटेरियल वगैरह बिजनेस में यूज हो रहा है आवश्यकता से अधिक, उसको कम करके, इफ यू हैव अनवांटेड आइटम्स सेल, डोनेट और शेयर देम, रिपेयर एंड कीप आइटम इंस्टेड ऑफ परचेजिंग न्यू वंस, लेजर और हायर आइटम्स। ठीक है, लीज और हायर आइटम्स, इन सबसे आप कमर्शियल वेस्ट को कम कर सकते हैं। कमर्शियल वेस्ट वैसा वेस्ट जो थोक, खुदरा, संस्थागत या सेवा प्रतिष्ठानों जैसे कार्यालय, भवन, दुकानों, बाजारों, थिएटरों, होटलों और गोदामों में उत्पन्न होती है, यही है कमर्शियल वेस्ट। किसी व्यवसाय द्वारा उत्पादित कोई भी अपशिष्ट जिसमें कागज, कार्डबोर्ड, डिब्बे, खुदरा पैकेजिंग और खाद्य रैपर शामिल है, वाणिज्यिक कचरा है। औसतन आवश्यक क्षेत्र का उत्पादन 46% और वाणिज्यिक क्षेत्र का उत्पादन 54% है कचरे में। वाणिज्यिक कचरे को घरेलू कचरे के अलावा किसी भी कचरे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो कमर्शियल वेस्ट है उसको डोमेस्टिक वेस्ट के अलावा किसी अन्य रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन के संचालन या व्यवसाय के संचालन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है, जिसमें व्यवसायिक परिसर के सामान्य रखरखाव से संबंधित लॉन और बगीचे की कतरन शामिल है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप वाणिज्यिक कचरे का प्रबंधन कैसे करते हैं। तो आप करते हैं भोजन की बर्बादी कम करके, पैकेजिंग कम करके, सावधान हैंडलिंग, निर्माण करते समय कम सामग्री का प्रयोग करें, अन्य व्यवसायों से अधिशेष सामग्री कम करें, यदि आपके पास अवांछित वस्तुएं हैं तो उन्हें बेच दें, दान कर दें, उनकी अदला बदली कर लें, नए सामान खरीदने के बजाय मरम्मत करें और सामान रखें। ठीक है, वस्तुओं को पट्टे पर देना, किराए पर लेना, ये सब है आपको कमर्शियल वेस्ट को कम करने का तरीका। अब हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफर स्टेशन। ट्रांसफर स्टेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब ये होता क्या है, बड़ा टॉपिक है लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, आपके सिलेबस में था। In large cities where disposal sites are more than 15 km away from the collection area, it is economical to set up transfer station as tertiary storage depots to save transportation time and fuels.
The transfer station or tertiary storage depot can also be equipped with a material recovery facility where recyclable are sorted and sent for further processing or to recyclable markets. ट्रांसफर स्टेशन बड़े शहरों में जहां निपटान स्थल संग्रह क्षेत्र से 15 किलोमीटर से अधिक दूर है, परिवहन समय और ईंधन बचाने के लिए स्थानांतरण स्टेशनों को तृतीयक भंडारण डिपो के रूप में स्थापित करना किफायती है। कहता है कि लार्ज सिटी है, बड़ा शहर है, वहां पर अगर डिस्पोजल जो प्लेस है वो 15 किलोमीटर से अधिक है और कचरे का वहां पर स्टोरेज करना है, फिर डिस्पोजल करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल बचाने के लिए क्या किया जाता है कि एक ट्रांसफर स्टेशन का स्थापना किया जाता है। अगर डिस्पोजल साइट जहां पर स्टोरेज किया गया है कचरा वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इससे फायदा क्या होता है ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने से? इससे यह फायदा होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, जो खर्चा होता है उसके ईंधन पे, फ्यूल पे, उससे बचा जाता है और ट्रांसफर स्टेशन को तृतीयक भंडारण डिपो के रूप में, यानी कि थर्ड स्टोरेज डिपो के रूप में स्थापित किया जाता है और इसको थर्ड स्टोरेज डिपो भी कहा जाता है। ट्रांसफर स्टेशन होता क्या है कि यहाँ पर कचरे को उठाकर ले जाया जाता है और स्टोर करके रखा जाता है ट्रांसफर स्टेशन पर। इसके बहुत सारे फायदे हैं ट्रांसफर स्टेशन का। आप ये कह सकते हैं ट्रांसफर स्टेशन या तृतीयक भंडारण डिपो को एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा से भी सुसज्जित किया जा सकता है, जहां पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को क्रमबद्ध किया जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए या पुनर्चक्रण योग्य बाजारों में भेजा जाता है। ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने से फायदा यह होता है कि जितने भी कचरे आप स्टोर करके रखे हैं ट्रांसफर स्टेशन पे, वहां पर आप जो रिसाइकलेबल कचरे हैं उसको अलग कर सकते हैं, उसको एक सिंक्रोनाइज वे में उसको मैनेज कर सकते हैं और फिर क्या हो सकता है कि जो रिसाइकलेबल जो मार्केट है वहां पर से इन कचरे को ले जाया जा सकता है। स्थानांतरण स्टेशनों में आमतौर पर लगभग 15 से 25 MQ के बड़े कंटेनर होते हैं। तो 15 से 25 मीट्रिक के जो बड़े कंटेनर होते हैं, यहाँ पर रैंप के ठीक नीचे निचले स्तर पर रखे गए बड़े वाहनों या कंटेनरों में सीधे वाहनों या डंपर प्लेसर कंटेनर को उतारने की सुविधा के लिए रैंप की सुविधा प्रदान की जा सकती है। तो इतना बड़ा जो ये कंटेनर होता है, इससे क्या होता है कि इसमें कचरे वगैरह होते हैं, सीधा क्या हुआ, डंपर प्लेसर कंटेनर उतारने वाला जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, किरान, उसके थ्रू एक ही बार पकड़ा, उठाया, रख दिया, फिर गाड़ी जो आया है उसी पर अगर कंटेनर पर रखना है तो डंपर प्लेसर को उसके थ्रू, डंपर प्लेसर के थ्रू गाड़ी पे कंटेनर को रख दिया जाता है। तो इन सब चीजों से ये भी सुविधा यहाँ पे मिलती है। ट्रांसफर स्टेशन में एक हॉपर की सुविधा भी हो सकती है, जिसमें कचरे को स्थानांतरित किया जा सकता है और फिर एक स्थिर कंपैक्टर की मदद से कचरे को बड़े वाहन या कंटेनर में धकेला जा सकता है। तो ट्रांसफर स्टेशन में हॉपर की सुविधा भी होती है, जिससे क्या होता है कि कचरे को ट्रांसफर किया जाता है। एक जो स्टेबल कंपैक्टर होता है उसकी मदद से कचरे को छोटे वाहन से बड़े वाहन के कंटेनर में धकेल कर रख दिया जाता है। ट्रांसफर स्टेशन आमतौर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई आदि जैसे बड़े शहरों में कचरा प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा होते हैं। तो समझ में आ गया ट्रांसफर स्टेशन कहाँ पर होता है। ये जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई, इन सब जगहों पर कचरा प्रबंधन प्रणाली के हिस्सा के रूप में ट्रांसफर स्टेशन का उपयोग किया जाता है। छोटे नगर पालिका अधिकारियों को कचरा के हस्तांतरण के लिए रैंप सुविधा वाले साधारण ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। मान लीजिए कि जो छोटा नगर पालिका है, एक सब डिवीजन का है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट का है, वहां पर जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, म्युनिसिपल ऑफिसर हैं, उनको कचरे के ट्रांसफर के लिए एक रैंप सुविधा वाला एकदम सिंपल ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, ताकि एक जो सुविधा मिल रहा है इससे वो आपको मिले कचरे के मैनेजमेंट में। एक छोटा वाहन या कंटेनर एक बड़े वाहन के लिए केवल बड़े शहरों को स्थैतिक कंपैक्टर सुविधा का उपयोग करके 300 टन प्रतिदिन यूपीडी कचरे को संभालने के लिए बड़े स्थानांतरण स्टेशन स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। और जो बड़े शहर हैं वहां पर क्या करना चाहिए, उनको स्थैतिक कंपैक्टर सुविधा का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो कचरा है लगभग प्रतिदिन 300 टन
स्थानांतरण ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे को स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए कि प्रतिदिन अगर ट्रांसफर स्टेशन पर आप 3-4 टन कचरे को संभाल सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ट्रांसफर स्टेशनों के प्रकार, कचरे को ट्रांसफर स्टेशन पर सीधे तृतीयक परिवहन वाहनों या भंडारण क्षेत्र पर उतारा जाता है। तो ट्रांसफर स्टेशन में फायदा यह भी है कि क्या होता है कि कचरे को ट्रांसफर स्टेशन पे डायरेक्ट वाहन से उतार लिया जाता है, उसका भंडारण क्षेत्र में रख दिया जाता है, फिर वहां से अपलोड कर लिया जाता है, लोड कर लिया जाता है, ये सारा व्यवस्था होता है। 30 डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम में 2 स्तरीय व्यवस्था शामिल होती है, जिसमें संग्रह वाहन ऊपरी स्तर तक रैंप पर चढ़ते हैं ताकि कचरे को ऑन साइट पार्क किए गए या लोडिंग में स्थानांतरित किया जा सके। ये सारा फायदा है। डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम के लिए सीमित सिविल कार्यों और स्थिर उपकरण सुविधाओं की आवश्यकता होती है और इस प्रकार कार्यान्वयन और संचालन के लिए कम लागत वाले समाधान होते हैं। हालांकि डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम के लिए ट्रांसफर स्टेशन पर ट्रांसफर वाहनों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है ताकि कलेक्शन वाहनों के आगमन के साथ तालमेल बिठाया जा सके, ताकि कलेक्शन ऑपरेशन में कोई देरी ना हो। क्लियर है? डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम आमतौर पर केवल एक छोटे पैमाने की प्रणाली के रूप में लागू किया जाता है, यानी आमतौर पर जहां कचरे की मात्रा 300 टीपीडी से कम होती है, अधिकांश शहरों में संग्रह वाहन प्रति पाली 1 या 2 वेस्ट कंटेनर के भीतर स्थानांतरित स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम में ट्रांसफर फ्लीट के आकार को इन पीक आवर की मांग को पूरा करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनलोडिंग टू स्टोरेज। एक अनलोडिंग टू स्टोरेज सिस्टम संग्रह वाहनों को स्टोरेज एरिया में डिस्चार्ज करना शामिल है। भंडारण क्षेत्र से कचरे को बाद में स्थानांतरण वाहनों में लाद दिया जाता है। तो ये जो अनलोडिंग टू स्टोरेज है, यह ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जो स्टोरेज क्षेत्र में रखा हुआ है कचरे को, वहां से कचरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर व्हीकल के थ्रू जो स्थानांतरण वाहन है उसमें लोड कर दिया जाता है। उसके बाद भंडारण क्षेत्र अनलोडिंग स्तर के समान स्तर पर एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। ऐसे में केवल 2 स्तरीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब जहां पे इसको भंडारण किया जाएगा वो क्या हो सकता है, गड्ढा हो सकता है या फिर एक जो लेवल होता है उस स्तर से नीचे होगा। भंडारण क्षेत्र को आमतौर पर एक दिन में उत्पन्न होने वाले कचरे की अधिकतम मात्रा को रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जो स्टोरेज एरिया होता है वहां पर कचरे को एक दिन जो उस शहर में कचरा उत्पन्न होता है उतना कचरे को भंडारण करने की क्षमता के साथ डिजाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कोयम्बटूर के बारे में। कोयम्बटूर में आधुनिक अपशिष्ट स्थानांतरण स्टेशन, आधुनिक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट स्थानांतरण स्टेशन कोयम्बटूर और सूरत जैसे शहरों में स्थित है। तो एक मॉडर्न नगर पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफर स्टेशन की व्यवस्था की गई है, वो है कोयम्बटूर और सूरत जैसे शहरों में। उसके बारे में बताया गया है कि सभी ट्रांसफर स्टेशनों में कचरे को जल्दी से उतारने, इसे कॉम्पैक्ट करने और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में स्थानांतरित करने की सुविधा है। ट्रांसफर स्टेशन में क्या होता है कि एक विभाजित स्तर की इमारत होती है जिसकी छत मानसून के संचालन के लिए उपयुक्त होती है। कचरे को बड़े कंटेनरों में लोड करने के लिए ट्रांसफर स्टेशन पर लाया जाता है। ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे को क्यों लाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे को इसलिए लाया जाता है कि जब डिस्पोजल साइट पे कचरे जाए तो एक बार में चले जाए, जिससे क्या होगा कि फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों का कॉस्टिंग बच जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो बड़े कंटेनरों में ट्रांसफर स्टेशन पर क्या किया जाता है, कचरे को लोड कर लिया जाता है और फिर डिस्पोजल साइट पे ले जाया जाता है। इन ट्रांसफर स्टेशनों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थान का अधिकतम उपयोग प्राप्त करना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कचरे को उतारने और लोड करने का त्वरित कारोबार सुनिश्चित करना है। ट्रांसफर स्टेशन पर एक फायदा यह भी होता है कि जो कचरे को बड़े कंटेनर में लोड भी कर लेते हैं, तुरंत अपलोड भी कर देते हैं, तुरंत अनलोड भी हो जाता है। कैसे, कंटेनर प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट जो किरान है उसके थ्रू। ट्रांसफर स्टेशन में कई उपकरण होते हैं जैसे कि भारी शुल्क वाले उच्च संगणन कंपैक्टर, हॉपर, चार्ज बॉक्स, लोडर पर लोड और 20 क्यूबिक मीटर MQ के कंटेनर के साथ एक ट्रेलर प्रकार का हुक लोडर, ये सब होता है।
और इस सिस्टम में प्रतिदिन 200 टन जमा कचरे को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ट्रांसफर स्टेशन क्षमता और अपशिष्ट लोडिंग व्यवस्था। इन ट्रांसफर स्टेशनों को शुरू में 200 टन प्रतिदिन अपशिष्ट क्षमता के लिए डिजाइन किया गया। फर्श पर उतराई के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए 1 घंटे के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह के साथ अलग क्षेत्र पीक आवर कचरा आगमन 30 टीपीएच के लिए 0.5 मीटर की ऊंचाई के साथ ट्रांसफर स्टेशन के ऊपरी डेक हिस्से पर प्रदान किया जाता है। हालांकि इस सुविधा का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। देखिए, ट्रांसफर स्टेशन की मुख्य विशेषताएं क्या है। साइट का क्षेत्रफल 1.55 एकड़, डिजाइन क्षमता 200 टीपीडी, स्थिर कंपैक्टर की संख्या 1 है, चार्ज बॉक्स या हॉपर की क्षमता 3.34 एमक्यू होती है। स्थानांतरण स्टेशन ट्रांसफर स्टेशन से निपटान स्थल तक की दूरी 34 किलोमीटर, और जो समय होता है 6:30 बजे से 9:30 बजे। व्यस्त समय के दौरान कचरे का प्रबंधन लगभग 70 टन। सिस्टम क्षमता 35 टीपीएच, कंप्यूटरीकृत तौल पुल की क्षमता 40 टी, ये सब होता है। और ये कोयम्बटूर और सूरत के परिप्रेक्ष्य में बात की गई एग्जाम्पल है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया कि देखिए कैसे कंटेनर में कचरे को लोड किया जाता है ट्रांसफर स्टेशन पे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कंटेनर है, इसको रखा जाता है। स्टेशनरी कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन डिजाइन देखिए यहाँ पे क्या किया गया। गार्बेज टिपर है, अब ये क्या करेगा, हॉपर है यहाँ पे लगा। ये स्टैटिक कंपैक्टर, ये बार बार हम लोग बात कर रहे थे हॉपर की, हॉपर के थ्रू आ गया स्टैटिक कंपैक्टर। यहाँ पे रोल ऑन रोल ऑफ कंटेनर लगा हुआ है, देखिए हुक लोडर है ना, ये लगा हुआ, यहाँ हुक लगाया और फिर इसको उठा करके इस गाड़ी पे रख लिया। तो यहाँ पे हुक लोडर है, इसके थ्रू क्या करेगा, ये हुक लगाएगा यहाँ पे कंटेनर में, तो यहाँ पे इसको रख लेगा गाड़ी पर। यही चीज हम समझाना चाह रहे थे ट्रांसफर स्टेशन के बारे में। आप फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया, यहाँ पे ट्रांसफर स्टेशन का फोटो है, ऐसा होता है, यहाँ पे कचरे को रखा जाता है ना, ये हॉपर है। और यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है स्टैटिक कंपैक्टर, ये है स्टैटिक कंपैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटेनर है, ये हुक लोडर है, हुक लोडर से क्या कर रहा है, यहाँ पे गाड़ी उठा के रख रहा है। साइट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, देख लीजिए साइट है जहाँ से कचरे को लोड किया जाता है, और फिर साइट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, और जहां पर से कचरे को कलेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर का दृश्य कितना भयावह है, कितना खराब लग रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर स्टेशन पे आता है तो यहाँ पे एकदम वेल मैनेज्ड है, यहाँ पे रखा हुआ देखिए कचरा, सब कुछ एकदम वेल मैनेज्ड है, गाड़ी है, यहाँ से कलेक्ट होता है, बस सही तरीके से यूज होता है। आगे का हमारा चैप्टर बचता है रिसाइक्लेबल मटेरियल, इसको करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है यूनिट 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 में भी हम लोग मिलेंगे। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी स्पार्क प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, यहाँ पर ट्रांसफर स्टेशन तक बात कर ली है। अब हम लोग कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल शुरू करेंगे, फिर लीटर एंड स्ट्रीट क्लीननेस, डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम। 3 टॉपिक बचा है हमारे पास, इनको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।